मेरे साथ उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव यशपाल नायक जी, मंडी से हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र गुरु जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रमेश कांटा जी और आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित शिमला के आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप सभी का वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मैं नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष 2024 शुरू हुआ है और कामना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर नया साल आए। आप लोगों के माध्यम से कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। 5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का दौरा है और हिमाचल के कुछ हिस्सों में रोड शो करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करता हूं कि उनको हिमाचल की याद आई चुनावों की बेला के ऊपर। उनके इस रोड शो और आगमन और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा को लोगों ने सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जनादेश भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष में जो काम किया उसका लेखा जोखा धर्मशाला में जो रैली आयोजित की गई उसमें माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी और तमाम नेता जो हैं वो जनता के समक्ष रख चुके हैं। उस विषय में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन मेरे नड्डा जी से कुछ सवाल हैं क्योंकि उनका ताल्लुक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। तो इसलिए मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, उसके उपरांत लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया, जिसके कई उदाहरण हैं। जिसमें जो सरकार की कर्ज लेने की सीमा थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा, उस सीमा को केंद्र सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र की सरकार ने उस कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया। इसी के साथ जो विदेशी फंडिंग से हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते थे उन पे उनकी जो लोन की सीमा थी उसको कम कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश की आर्थिक बदहाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, उससे प्रदेश को उबारने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे प्रदेश का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। कोई नए स्रोत जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के ढूंढने का प्रयास सरकार ने किया, जिसमें वाटर सेस सरकार ने लगाने का फैसला लिया जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। उस फैसले के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो पावर प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनीज हैं उनको हिदायत दी कि वो वाटर सेस ना दें, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। तो ये एक बहुत बड़ा हिमाचल विरोधी कदम केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी शय पे, उनके कहने पे और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लिया गया। क्योंकि जो वाटर सेस हिमाचल में लेने का सरकार ने फैसला किया वही वाटर सेस भारतीय जनता पार्टी रोड स्टेट उत्तराखंड में भी लिया जा रहा है, वो JNK में भी लिया जा रहा है और मणिपुर में भी लिया जा रहा है।
तो हिमाचल प्रदेश ने जब ये वाटर सेस लगाने का फैसला किया ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो है वो अपना जो प्रभाव था, अपनी जो सत्ता थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो ओपीएस लागू करेंगे। हमारी सरकार ने की, ओपीएस लागू की और एनपीएस और ओपीएस खत्म करने के एब्स में 1750 करोड़ रुपया जो था वो केंद्र सरकार से पर एनम हिमाचल प्रदेश को मिलता था। जैसे ही ओपीएस लागू हुआ, प्रदेश सरकार को कर्मचारियों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने दंडित करने का फैसला किया और वो 1750 करोड़ रुपया जो पर एनम हिमाचल प्रदेश को दिया जाता था, वो ग्रांट जो थी वो बंद कर दी गई। तो इस तरह से गडकरी जी हिमाचल प्रदेश, अब प्रदेश में डिजास्टर हुआ, आप सब उसके गवाह हैं। और डिजास्टर के टाइम हिमाचल प्रदेश की क्या हालत हुई, क्या स्थिति हुई, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सब उसको जानते हैं, बहुत कुछ इस पर बोला जा चुका है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि नड्डा जी हिमाचल आ रहे हैं अब वोट लेने के लिए। नड्डा जी को हिमाचल की याद आई है, रोड शो करने निकले हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो इसलिए वो हिमाचल के प्रति अब वो कहेंगे कि मैं तो हिमाचली हूँ, मैं तो हिमाचल का बेटा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल का ये बेटा उस वक्त कहाँ था जब हिमाचल के लोग खून के आंसू रो रहे थे, जब हिमाचल के लोगों के ऊपर प्रदेश अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई थी। उस वक्त इनके दिल क्यों नहीं पसीजे और उस वक्त इनको हिमाचलियों के प्रति हमदर्दी और प्यार क्यों नहीं जागृत हुआ। मैं उस वक्त पूरा दौर निकल गया और प्रदेश की सरकार की मैं तारीफ करूंगा, सराहना करूंगा कि बिना केंद्र की मदद के बहुत अच्छे व्यवस्था पूर्वक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो था उस आपदा से, इस डिजास्टर से प्रदेश को बाहर निकाल के लेके आए। इसी तरह जो गडकरी जी भी डिजास्टर के टाइम हिमाचल प्रदेश आए और मनाली में और कुल्लू में घोषणा करके गए कि जो नेशनल हाईवेज और 4 लेन्स डैमेज हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, उनके रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपया जो उनका मंत्रालय जारी करेगा। आज दिन तक 5 रुपए नहीं मिले। इसी तरह गडकरी जी ने इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश में कहा था कि 69 नेशनल हाईवेज को हम मंजूर करेंगे। उन नेशनल हाईवेज का आज तक अता पता नहीं है कहाँ गए। मेरे प्रश्न ये हैं कि वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए आप हिमाचल आ रहे हैं, आपका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं और आपको ये पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं कि हिमाचल प्रदेश को लगातार नज़रअंदाज केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कर रही है। और जगत प्रकाश नड्डा जो बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में और केंद्र की राजनीति में, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हित की आवाज़ अपनी केंद्र की सरकार के समक्ष क्यों नहीं उठाई। हिमाचल प्रदेश के जो मसले हैं उनके ऊपर बात करके उनका समाधान करने में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के, आप सरकार को छोड़िए, सरकारें आती जाती रहती हैं, पहले भाजपा थी, अब कांग्रेस है, आने वाले समय में पता नहीं कौन होगा, लेकिन हिमाचली तो वही हैं, हम और आप तो वही हैं। तो आपने हिमाचल वासियों की मदद करने के लिए कौन से कदम उठाए, कौन से प्रयास किए, कम से कम आप अपने इस दौरे में उनके ऊपर ज़रूर लोगों को बता के जाएं। इन सवालों के जवाब आप ज़रूर देके जाएं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, ये आम आदमी के लिए है ही नहीं। ना भारतीय जनता पार्टी का विश्वास न्यायपालिका में है, ना भारतीय जनता पार्टी का विश्वास देश के संविधान में है, ना भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी जिसमें यह कहा गया कि जो इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होगी, उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 का पैनल जो है उस नियुक्ति में वो उसको फाइनल करेगा। लेकिन क्योंकि देखिए अब ये कितनी विडंबना है कि इस देश की सरकार को देश के चीफ जस्टिस के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर करने के लिए अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ
उसमें कानून लाए और उसमें एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक मिनिस्टर कोई गवर्नमेंट का जो है वो इसका हिस्सा बना दिया और चीफ जस्टिस को उस पैनल से बाहर कर दिया। कहने का मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वतंत्र चुनाव करवाना चाहती है और स्वतंत्र रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके जो हेड्स हैं उनको नियुक्त करना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, इस चीज़ का जवाब भी मैं चाहूँगा कि जगत प्रकाश नड्डा जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की जनता को देकर जाएं। असली बात यह है कि चुनावों में फर्जीवाड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की मंशा है और पिछले जो 4 राज्यों में, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, निश्चित तौर पर वहाँ भी जिस तरीके के नतीजे आए हैं जिनकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी और विभिन्न मीडिया हाउसेज ने जो सर्वे किए थे उनके सर्वेस के विपरीत वो चुनाव गए हैं, उनके विपरीत भी गए वो चुनाव परिणाम जो हैं। तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम है जिसकी बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कही है और बहुत से देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो भी कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है कि आप चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप शक की दृष्टि से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो होंगे तो हमारी मनमर्जी का जो चुनाव आयुक्त है वो हम नियुक्त नहीं कर पाएंगे, तो उनको बाहर करने के लिए आप कानून बना रहे हैं। तो ये आपकी तानाशाही को, ये आपकी अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को, सोच को ये परिलक्षित करते हैं उनकी ये कार्यप्रणाली। तो मेरा यही कहना है। और हिमाचल के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हिमाचल प्रदेश में हुई, तो जब हिमाचल पर कामेश्वर जी स्वागत, जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के दौरान जिस तरीके से जयराम जी मुख्यमंत्री बने जिन परिस्थितियों में, और उसके बाद जो चलता रहा, बिंदल जी आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिंदल जी को जिस तरीके से 3 बार पदों से बाहर निकाला गया, 2 बार सरकार के पदों से बाहर किया गया, फिर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, वहां से बाहर किया गया, तो अभी जो दौर चल रहा है और फिर से उनको अध्यक्ष बनाया गया है, तो अभी जो दौर हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में चल रहा है वो एक दूसरे को निपटाने का चल रहा है। जयराम ठाकुर जी ने जो बिंदल जी के साथ किया है अपने शासनकाल के दौरान, जिस तरीके का ट्रीटमेंट उनके साथ किया, हालांकि उनके ऊपर आरोप थे, वो एक अलग मसला है, लेकिन एक जगह से हटाया, फिर दूसरी से हटाया, फिर तीसरी से हटाया, तो जिस तरीके से उनको उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं राजीव बिंदल जो है अब वो अपना स्कोर जो है उसको सेटल करने की राजनीति हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में निभा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, पूरा मैनेजमेंट तब भी जेपी नड्डा जी के पास था बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो हिमाचल से थे, तो काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में जो बिखराव हुआ है वो जेपी नड्डा जी की कार्यप्रणाली की वजह से हुआ। तो हमें तो अच्छा है, जितना ज़्यादा वो हिमाचल प्रदेश आएंगे, जितना ज़्यादा वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज़्यादा बिखराव हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो है वो बढ़ेगा। आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न हो तो आप। हाँ, एक और छोटा सा पॉइंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से कितने चेहरे हैं, ये मैं आपके माध्यम से चर्चा करना चाहता हूँ। अभी जो विधानसभाओं के चुनाव हुए उनमें अगर बीजेपी के जो अलग अलग स्टेट्स के मैनिफेस्टोज हैं उनको अगर आप देखें तो उनमें आप पाएंगे, जैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम गैस का सिलेंडर जो है वो 400 रुपये में देंगे अगर भाजपा सत्ता में आती है। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में 400 रुपये का गैस का सिलेंडर दे सकती है, राजस्थान में दे सकती है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं दे सकती? और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी वो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में क्यों नहीं दे रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, और अगर 400 रुपये का सिलेंडर दिया जा सकता है तो इसका मतलब कि अब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है वो देश के लोगों से इससे ज़्यादा जो पैसा लिया वो ओवरचार्ज कर रही थी। तो उसके ऊपर भी नड्डा जी, मैं चाहूँगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बताएं हिमाचल के लोगों को कि भाई आप राजस्थान में 400 रुपये का सिलेंडर देने की आपने बात की है,
तो हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में आप 400 रुपये का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? हमारी गारंटी की बात करते हैं, महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 3000 रुपये महिलाओं को खाते में डालने की बात इन्होंने की है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में हर अलग अलग तरह की राजनीति करके जो वहाँ के लोग हैं, मतदाता हैं, उनको लुभाने और भ्रमित करने का काम करती है। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आरोप तो विपक्ष ये भी लगा रहा है कि जो 10 गारंटियां दी थी उसमें से कोई गारंटी भी पूरी नहीं हो पाई है, चाहे बेरोजगारों की बात हो या फिर महिलाओं को 1500 देने की बात हो। आपने बेरोजगारी वाला प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। मैं महिलाओं वाला तो चलो वो हमने उसका शुरुआत कर दी है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी सारी गारंटियां पूरी होंगी चरणबद्ध तरीके से। लेकिन सवाल कौन कर रहे हैं? प्रश्न ये है, जो 10 वर्षों में केंद्र में 10 साल पूरे होने को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए, जो 10 वर्षों में अपनी गारंटियां, अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, वो 1 साल की सरकार से उसकी गारंटियां और वादों को पूरा करने का हिसाब मांगते हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और आपने रोजगार की बात की, मैं भूल गया था, अच्छा किया आपने प्रश्न किया, मुझे वो पॉइंट याद आ गया। आपको याद होगा कि इस देश के अंदर सेना के अंदर भर्तियां हुई, उसकी पूरी प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो चुकी थी। मात्र नियुक्ति पत्र उन नौजवानों को दिए जाने थे जो सेना में भर्ती में सिलेक्ट हुए थे। 2 वर्ष तक उन भर्तियों को लटकाए रखा गया और उसके बाद वो भर्तियां रद्द कर दी गई और अग्निवीर के नाम से नई योजना अग्निपथ के अपने लिए रेड कारपेट और इस देश के युवाओं के लिए अग्निपथ, अपने लिए रेड कारपेट और देश के युवाओं के लिए क्या? अग्निपथ, उनके लिए अंगारों से भरा रास्ता। तो ये योजना भारतीय जनता पार्टी के, हम देश के और प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके साथ जो हमने रोजगार का वादा किया है, अगर आज हिमाचल प्रदेश में नौकरियां मुहैया कराने का जो प्रोसेस है वो बाधित हुआ है, इसके पीछे भी हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ही रही है। ये जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, भंग करना पड़ा। आज कोई 15 के करीब ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिनमें धांधली की, विजिलेंस ने FIRs की हैं, कई लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं और उस कमीशन को भंग करना पड़ा। नया कमीशन राज्य आयोग के नाम से गठित सरकार करने जा रही है। विभिन्न विभागों की भर्तियां जो हैं, जो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट है, उसका प्रोसेस जारी है। हमने जो कहा है हम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 10 वर्ष पहले जो उन्होंने वादे किए थे देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, उनका हिसाब भी JP नड्डा हिमाचल प्रदेश में आके थोड़ा बहुत देने का प्रयास करें। तो क्या माने कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता को लुभाने के लिए झूठेबाजी करती हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात, मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं कि अभी हमें 1 साल हुआ है। 1 साल में हमने OPS सबसे बड़ा वादा था कांग्रेस पार्टी का, उसको पूरा किया। 1500 रुपये महिलाओं को हमने पेंशन देने की बात की है, उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं और इसके अलावा स्टार्टअप योजना हमारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और अभी जो दूध लेने वाला हमारा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री था, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और नए साल से हम जो गोबर खरीद वाली हमारी एक गारंटी थी उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो चरणबद्ध तरीके से हम अपनी पूरी गारंटियां पूरा करेंगे। हमारी कोई भी गारंटी जो है वो लोगों को लुभाने के लिए नहीं है, व्यवहारिक है और हम उनको पूरा करेंगे। सर, OPS की बात आपने करी, लोकसभा चुनाव इसलिए जाहिर तौर से कांग्रेस जो है वो OPS को बड़ी ऑपरेटिव करती है, पर जो कांग्रेस शासित राज्य थे वहां पे कांग्रेस की हार हुई, तो वहां इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल पाएगा OPS? देखिए, ये हिमाचल का और दूसरी स्टेट्स का अगर हम एम्प्लॉइज के हिसाब से कंपैरिजन करें तो एम्प्लॉइज हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव रखते हैं, क्योंकि कर्मचारियों की मैं समझता हूँ कि हिमाचल में संख्या बहुत ज़्यादा है। जो हिमाचल की पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो लगभग हर घर से या 2-3 घर छोड़ के हर घर से एम्प्लॉई है, 2 या 3 फैमिली में से एम्प्लॉई है, तो उनका राजनीति में बहुत ज़्यादा एक प्रभाव कर्मचारियों का हिमाचल के पॉलिटिक्स में रहा है। तो इसलिए हिमाचल में इसका ज़्यादा प्रभाव हुआ। दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ कर्मचारियों की तादाद उस प्रोपोर्शन में उतनी नहीं, तो शायद ये एक कारण वहाँ रहा हो। थैंक यू।